ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर 1 से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज को आप अरेंज कर दें, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आप क्लासिफिकेशन करते क्यों है? क्लासिफिकेशन का आपका पर्पस क्या है? ताकि आप जिस भी चीज की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप उस चीज को आसानी से ढूंढ सकें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेडिकल स्टोर के अंदर हैं और मेडिकल स्टोर के अंदर दवाइयां बिखरी पड़ी हुई हैं। आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, वो आपसे कहता है कि आप मुझे वाली मेडिसिन दे दें। अब आप बताइए, आप अगर नए हैं तो आपको सब जगह ढूंढना पड़ेगा वो मेडिसिन रखी कहाँ है। ऐसा ही है, अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेस पे, अल्फाबेट की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, जो मेडिसिन ए से स्टार्ट हो रही थी, आपने उसे एक शेल्फ के अंदर रख दिया और उस शेल्फ पे एक टैग लगा दिया ए। इसी तरह से जो मेडिसिन बी से शुरू हो रही थी, उसे अलग शेल्फ में रख दिया। इस तरह से जेड करके जेड तक आपने अरेंज कर दिया। अब क्या होगा, आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, आप देखेंगे मेडिसिन किससे स्टार्ट हो रही है, बी से, आप डायरेक्ट बी वाले शेल्फ में जाएंगे, आपको पूरी फार्मेसी के अंदर नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज को ढूंढना होता है और अगली दफा वो चीज हम आसानी से ढूंढ सकें, अगर हमारा बार बार एक ही काम है रोज, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन तो बार बार कोई ना कोई लेने आते ही रहेगा ना आपके पास, पूरा दिन यही काम है। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे आपको किसकी नीड है? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या बचाएगी? टाइम बचाएगी। तो एक तो पर्पस हो गया, जब हमें किसी भी चीज को ढूंढना होता है तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड आपके पास क्या है? टू एज इन स्टडी। एज इन स्टडी कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करें, आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेम है, आपने उसे क्या रखा, आपने उसे एक ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये नाम आप भी बोलेंगे कुछ टाइम बाद। अब मैंने ये सारे एलिमेंट एक जैसे थे तो मैंने इन्हें एक ग्रुप में रख दिया। अब मुझे इन्हें अलग अलग करने की, अलग अलग करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप पे पॉजिटिव वन चार्ज है, सब पे पॉजिटिव वन चार्ज होगा। फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सबको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब ये हमें या तो पढ़ना हो या फिर हमें कोई चीज ढूंढनी हो बार बार, तो फिर हम उसके लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। आगे चलें। ये देख लीजिए, ये एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर तो नहीं, फार्मेसी कह लीजिए, जिसमें यहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं और शेल्फ पे हम यहाँ पे टैग लगा देते हैं ए बी सी, या फिर हम कंपनी वाइज मेडिसिन को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली क्लासिफिकेशन किसने दी थी? अल राजी ने। ठीक है, अल राजी ने क्लासिफिकेशन क्या दी थी? अल राजी ने कहा था कि मैं एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा हूँ, एक को मैं किसका नाम दे रहा हूँ? मेटल्स का, और एक को मैं किसका नाम दे रहा हूँ? नॉन मेटल्स का। तो सबसे पहली एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी? अल राजी ने दी थी। अल राजी ने बोला था, जो अपने अंदर से करंट पास कर सकते हैं, जो अपने अंदर से हीट पास कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जैसे जो भी थे, उन्हें उसने एक ग्रुप में रख दिया और उस पर टैग लगा दिया मेटल्स का। इसी तरह से जो करंट पास नहीं कर सकते थे, जो अपने अंदर से हीट पास नहीं कर सकते थे, जो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय गेन कर रहे थे, उन सारे एलिमेंट्स को उसने एक कैटेगरी में रख दिया और उसके ऊपर उसने टैग लगा दिया नॉन मेटल्स का। तो ये आपकी बस पहली क्लासिफिकेशन थी। इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना, बस आपने यही पढ़ना है, अल्लाजी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज मेटल्स एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल्स। अब मुझे बताइए, यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आया है? तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। अभी तक तो लोग एंटर हो रहे हैं इसके अंदर, आते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, बीच का लेक्चर निकल जाता है पूरा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए डुब्राइनर्स लॉ के ऊपर। डुब्राइनर्स आपके पास सेकंड क्लासिफिकेशन है। डुब्राइनर्स आपके पास क्या कहते हैं? इसने क्या किए, इसने एलिमेंट्स के सेट बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और क्योंकि उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए हम उस सेट को किसका नाम देंगे? ट्राइड का। ट्राइड का मतलब 3 होता है, ट्राई लिखा हुआ है ना, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो इसने जो एलिमेंट्स के सेट बनाए थे, एक सेट के अंदर इसने कितने एलिमेंट्स रखे थे? 3 रखे थे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्राइड। तो डुब्राइनर्स क्लासिफिकेशन कह लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड। ये आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड। सेंट्रल एटम का मतलब जो सेंटर में एटम होगा, बीच वाला एटम। अगर सेट ऑफ ट्राइड है, सेट ऑफ ट्राइड का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 3 एलिमेंट्स में जो सेंट्रल एटम है, इसका मतलब दूसरे एटम की बात कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, उसने क्या कहा, उसने 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए। ठीक है, और उसने कहा कि उस सेट का जो बीच वाला एलिमेंट है, यहां तक अभी तक मैंने आपसे यहां तक इतनी बात की, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास है,
उसने बोला कि 3-3 के मैंने पेयर्स बनाए, 3-3 के मैंने सेट्स बनाए, उन सेट में से जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है इक्वल टू द अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन का मतलब सिंपल एवरेज है, ठीक है। अभी हम इसे देख लेते हैं, अर्थमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो मैंने 3 पेयर्स का सेट बनाया है, उन 3 पेयर के सेट में जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, एवरेज के, पहले और तीसरे के। वो आपसे कह रहा है कि जो 3 का सेट है उनमें से पहले और तीसरे का एवरेज निकाल दीजिए तो दूसरे वाले का मास आ जाएगा। ये भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक सेट के अंदर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, क्या कहलाएगा, ट्राइड सेट, सेट ऑफ ट्राइड। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि पहले और तीसरे का एवरेज ले लीजिए। पहला क्या है, लिथियम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। लास्ट आपके पास क्या है, पोटेशियम, 39। यहाँ पे 23 गलत लिखा हुआ है यार, ये 39 है, इसे आप सही कर लीजिएगा, मैं से यहाँ भी सही कर देता हूँ यार। ये आपके पास 39 है, ठीक है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि पहले और तीसरे वाले का आप क्या ले लीजिए, एवरेज। तो देखें पहले का मास कितना है, 7, और तीसरे का मास कितना है, 39। तो जब पहले और तीसरे का आप एवरेज ले लेंगे, कितने चीजों का एवरेज लिया आपने, 2 चीजों का, तो डिवाइड भी आप किससे करेंगे, 2 से। जितने नंबर्स आप ऐड करते हैं उसी वैल्यू से आप उसे डिवाइड करते हैं। तो 7 और 39 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 46, ठीक है। और 46 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 23। तो आपसे यही कह रहा है कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका आप मास कैसे निकालेंगे, आप इनका एवरेज ले लीजिए। किन का एवरेज ले लीजिए, पहले और तीसरे एलिमेंट का। तो आपके पास किसका मास आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट का मास आ जाएगा। ये एक सेट तक तो बिल्कुल एक्यूरेट काम किया था, लेकिन उसके बाद 2 और भी सेट थे, आपकी बुक में मेंशन है, चाहे तो आप देख लीजिएगा। वहां पे डुब्रायनर्स लॉ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस आनी शुरू हो गई थी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मास आना चाहिए था 87, लेकिन मास कितना आ रहा था, 88 आ रहा था। पहले सेट तो बिल्कुल ठीक था, 23 आना चाहिए था, यहाँ भी 23 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले सेट में एक एटॉमिक मास कम आ रहा था, अगले सेट में एक और कम आ रहा था। इस तरह से करते 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 आखिर में फिर ये क्लासिफिकेशन फेल होना शुरू हो गई। तो बस वो आपसे आसान सी बात कह रहा है, मेरे हिसाब से तो समझ आ गया होगा। सेट बना के पहले और तीसरे वाले एलिमेंट्स का क्या करें, एवरेज ले लीजिए तो बीच वाले का मास आ जाएगा। तो बस आपको सोडियम का मास याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहले और तीसरे का एवरेज लीजिए तो आपके पास सोडियम का मास आ जाएगा। इंतहाई बकवास बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। ये आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है, वो आपसे कह रहा है कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से। जैसे अगर एक मास है 5, एक का मास है 7, तो पहले आप 5 वाले को रखोगे, फिर आप 7 वाले को रखोगे, फिर उससे ज्यादा जिसका है 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से आप सीरीज में जाओगे। वो आपसे कह रहा है कि एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जिसका एटॉमिक मास कम है उसे सबसे पहले, जिसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा है उसे उसके बाद, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, इस तरह से उसने अरेंज किए। फिर वो कह रहा है द 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन। अब वो कह रहा है कि कोई सा भी 8वां एलिमेंट उठा लीजिए, कोई सा भी 8वां एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन। उसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह मिलती होगी, पहले वाले की जैसी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अगर मैं आपसे कहता हूं बोरॉन, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हूं ये आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, बोरॉन आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहां से काउंट करना शुरू कर दीजिए। 1, ये 2 हो गया, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 और एल्यूमिनियम 8। इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो अब आपसे यही कह रहा है कि कोई सा भी 8वां एलिमेंट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से मिलती होंगी, पहले वाले के जैसे। अगर हाइड्रोजन को आप 1 सपोज कर रहे हैं तो फिर आपके पास 8 कौन होगा, फ्लोरीन होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जिसको भी आप 1 सपोज कर रहे हैं वो किससे मिलता होगा, 8 से, ठीक है। बस सिंपल सा लॉ कह रहा है और वो कुछ नहीं कह रहा। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। ये प्रेडिक्टेबल तो आपको याद करना है। अब वो आपको एग्जाम्पल किससे दे रहा है,
अब देखें लॉ को शुरू से पढ़ रहा हूँ। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द 8 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन। यहाँ तक बात समझ आ गई। वो आपसे कह रहा है कि एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से, और हर 8वां एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पहले वाले की तरह। जिसे आप 1 सपोज कर रहे हैं उस 1 के अकॉर्डिंगली आप 8 पे जाएंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। ये तो हो गया लॉ का आधा हिस्सा। एग्जाम्पल किसे दे रहा है, दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज आर अ काइंड ऑफ रिपीटिशन लाइक द 8 नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। वो कह रहा है बिल्कुल इसी तरह से म्यूजिक के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब पियानो की बहुत सारी टाइप्स हैं, 3 से 4 टाइप का पियानो आता है, उसमें से एक आता है ऑक्टेव म्यूजिक वाला। वो ऑक्टेव म्यूजिक वाला पियानो आपसे क्या कहता है, देखिए वो आपसे कह रहा है कि अगर मैं ये वाली की दबाऊं, पियानो आपने देखा है ना ऐसे ही होता है, वो आपसे कह रहा है अगर मैं ये वाली की दबाऊं और इसी से काउंट करके मैं 8वीं की दबाऊं तो ये वाली आती है। ठीक है, गिन लीजिएगा, ये 1 2 3 4, ये आप फारिग हैं तो गिन लीजिएगा। तो वो कह रहा है कि ये दबाने पे और ये वाली की दबाने पे दोनों पे म्यूजिक क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से उसने यहाँ भी एग्जाम्पल दे दी, आप ये वाली की दबाएं और इससे देख के 8 पे चली जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जब आप आएंगे 8 पे, एग्जैक्ट 8 पे, तो यहाँ पे म्यूजिक क्या होगा, सेम होगा। तो वो आपको म्यूजिक की एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह से पियानो के अंदर आप पहली की दबाते हैं, उस पहली की से 8वीं की पे पहुंच जाइए, पहली दबाएं या 8वीं दबाएं, म्यूजिक सेम आएगा। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम्पल इससे दे रहा है और कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर हम वैसे भी म्यूजिक में देखें ना, तो अगर आपने लिरिक्स को देखा हो तो एक लिरिक्स होता है कि जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है, जो आपका मेन लिरिक्स होता है सॉन्ग का। आपके पास 8 लिरिक्स आते हैं, 8 लिरिक्स के बाद वो सेंटेंस फिर दोबारा रिपीट होता है। कभी किसी गाने पे गौर कर लीजिएगा, वो गाने का एक लिरिक्स होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। इसी तरह से वो तो खैर बहुत अलग बात है, पियानो में भी उसने यही बोला कि हर पहले वाला की जो है वो 8वें वाले की से रिलेट कर रही है, और एलिमेंट्स में भी उसने ऐसे ही किया। उसने बोला कि हर पहला वाला एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, 8वें वाले की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से लॉ समझ आ गया होगा। एलिमेंट्स को अरेंज किया है बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से, फिर उसके बाद वो कह रहा है हर 8वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा। एग्जाम्पल किसकी दी है, उसने बोला है कि एग्जैक्टली म्यूजिक में भी बिल्कुल ऐसा होता है। आप पहली की दबाइए या आप 8वीं की दबाइए, म्यूजिक आपको सेम आएगा। ठीक है, अब आ जाइए लॉ ऑफ ऑक्टेव के एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस क्या है, देखें आपको नजर आ रहा था इसने सबसे पहले क्या बनाया था, एक टेबल अरेंज किया था। तो हम एक पॉइंट ये लिख देंगे कि इसने टेबल्स की फॉर्म अरेंज की है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि जो सिमिलर एलिमेंट से उसने उसे एक ग्रुप में रख दिया, जो डिसिमिलर एलिमेंट से उसने उसने डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। मैं बताता हूँ, ये देखिए, अब ये समझ लीजिए एक टेबल है, ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों सेम तरह से काम करते हैं। तो उसने क्या किया, देखें सिमिलर एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप में रखा। इस तरह से लिथियम सोडियम पोटेशियम एक तरह से बिहेव करते हैं, तो उसने उसे एक लाइन में रखा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसने सबसे पहले टेबल अरेंज किया, तो टेबुलर फॉर्म सबसे पहले किसने दी थी, न्यूलैंड ने दी थी। दूसरी बात कि सिमिलर एलिमेंट्स को उसने कहाँ रखा, सेम के अंदर, और डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने कहाँ रखा, डिफरेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लिथियम और मैग्नीशियम, ये Li और Mg एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो देख लो उसने अलग ही रखा है। लिथियम के नीचे उसने मैग्नीशियम को नहीं रखा। तो वो यही कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म किसने अरेंज की, सबसे पहले न्यूलैंड ने। ठीक है, और प्लस वो क्या कह रहे हैं, जो सिमिलर एलिमेंट से उसे किस कहाँ रखा, सेम ग्रुप में, जो डिसिमिलर एलिमेंट से उसे उसने कहाँ रखा, डिफरेंट ग्रुप के अंदर। देख लीजिए एडवांटेजेस क्या है। दिस लॉ वाज प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। उस ग्रुप के अंदर उसने किसको रखा था, ऐसे एलिमेंट्स को रखा था जिसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज थी। सेकेंड आपसे वो क्या कह रहा है कि द लॉ प्रोवाइडेड अ स्कोप ऑफ अरेंजमेंट और टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले टेबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एलिमेंट के लिहाज से न्यूलैंड ने दिया था। ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, ये आपको याद नहीं करने। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखिए अगर ये प्रेडिक्टेबल आपको नजर आ रहा है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसे काउंट कर लें तो ये 3 और 4 7, इस तरह से 14 और 15 16 17। तो टोटल प्रेडिक्टेबल कितने एलिमेंट्स पे काम कर रहा है, सिर्फ 17 एलिमेंट्स पे काम कर रहा है। तो एक डिसएडवांटेज तो आपको यही पता है कि सिर्फ कहां तक काम कर रहा है, ये कैल्शियम तक काम कर रहा है। ठीक है, लिखा हुआ भी है, न्यूलैंड लॉ वाज एप्लीकेबल टू ओनली फर्स्ट 17 एलिमेंट्स। सिर्फ शुरू के 17 एलिमेंट्स पे काम करता है, उसके बाद आगे जाके इसने काम करना छोड़ दिया था। एंड फील्ड बैडली वाइल डीलिंग बियॉन्ड कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हमने जितने भी एलिमेंट से डील करवाया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा उस वक्त कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56।
जब न्यूलैंड ने अपने लॉ को डिस्कवर किया तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास 56 थे। उन 56 एलिमेंट में से ये सिर्फ कितनों पे काम करता है, 17 पे काम करता है। तो ये आधी भी कवर नहीं करा, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, नोबल गैसेस इसके पास इंक्लूड नहीं थी। नोबल गैसेस हम 8A ग्रुप को कहते हैं, ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस को कहते हैं जो रिएक्ट नहीं करती, जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो आइडिया वाज फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। वो कह रहे हैं कि इसका आइडिया फेल हो गया था जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई थी, बिकॉज दिस पीरियड अरेंजमेंट डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस। मैं आपको और इसको बेहतर करके समझाता हूँ, आपसे कहना क्या चाह रहा है। वो आपसे कहना ये चाह रहा है, भाई देखो नोबल गैसेस को अगर मैं डिस्कवर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई, और नोबल गैसेस को जब हम रखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा। अगर मैं नोबल गैसेस को रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नियॉन को रखा, नियॉन यहाँ पे मैं रख देता हूँ ऑर्गन को, ठीक है। अगर मैं नोबल गैसेस को इंक्लूड कर देता हूँ, अब देखो अब क्या होगा। अब अगर मैं से 1 सपोज कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रिलियम को 1 सपोज कर रहा हूँ, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 पे कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। और आपको पता है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज ब्रिलियम से नहीं मिलती, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से नहीं मिलती, तो उसका लॉ ही खराब हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है, मैग्नीशियम से मिलती है। बात समझ आ रही है। अगर इसके अंदर हम कोई भी नया ग्रुप ऐड करूंगा ना, तो इसका वो जो 8 वाला कॉन्सेप्ट है वो खराब हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको नोबल गैसेस जब मैंने इंक्लूड करके दिखाई, तो नोबल गैसेस इंक्लूड करने पे मैग्नीशियम का जो नंबर आ रहा था वो 9 आ रहा था, और इसने तो सारी एग्जाम्पल ही 8 से दी थी। इसके फिर वो म्यूजिक वाली एग्जाम्पल भी खराब हो जाएगी, इसका पूरा लॉ ही खराब हो जाएगा। तो उसे इसके लॉ को फिर हम लॉ ऑफ ऑक्टेव कह ही नहीं सकते, ठीक है। वो तो लॉ ऑफ नॉनेन बन जाएगा, वो एक अलग केस है, या नॉक्टेव बन जाएगा, वो एक अलग केस है। तो यहाँ पे इसका लॉ बैडली फेल हो रहा था जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, उसके बाद इसने काम नहीं किया। मेरे हिसाब से कुछ तो पल्ले पड़ा ही होगा। बाकी मेनली प्रेडिक्ट टेबल आपसे क्या कह रहा है, देखो न्यूलैंड ने क्या कहा था, मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से। एक बात ये गई, और उसने बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा। अभी हमने पढ़ा मैनलीफ ने क्या बोला, मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से, और इसने दूसरी कोई बकवास नहीं की। इसने ये नहीं बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा या हर 9वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा। इसने बोला बस जो एक ग्रुप में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बात समझ आ रही है। इसका मतलब न्यूलैंड के लॉ को इसने मॉडिफाई किया है। न्यूलैंड ने क्या कहा था, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से। दूसरा पॉइंट क्या कहा था, हर 8वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा। मेडलीफ ने क्या बोला, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से, बस और कुछ नहीं। और इसने कोई दूसरी बात नहीं की। इससे क्या हुआ, इसने अपने लॉ को कन्फाइन नहीं किया। इसका लॉ वाइड वैरायटी में है, अब वो कैसे भी चाहे वो उसे डील कर सकता है। कोई भी चीज इंक्लूड कर दो उसका लॉ खराब नहीं होगा। लेकिन न्यूलैंड ने क्योंकि कह दिया था कि यार 8वां एलिमेंट पहले की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा, जिसकी वजह से उसका लॉ फेल हो गया। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास एक ही चीज है। अब आपसे यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जिस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो उस बेस को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने मेडिकल स्टोर की बात की थी या फार्मेसी की बात की थी, उसमें मैं अरेंज किसकी बेस पे कर रहा था, अल्फाबेट की बेस पे अरेंज कर रहा था ना। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पीरियोडिक फंक्शन है। जिस चीज की बेस पे आप क्लासिफाई करते हो एलिमेंट्स को या किसी भी चीज को, उसे आप पीरियोडिक फंक्शन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिसिन को अरेंज कर रहा हूँ कंपनी वाइज। जो गेट्स फार्मा की मेडिसिन है उसे एक ब्लॉक में रख दिया, जो बोश फार्मा की है उसे अलग ब्लॉक में रख दिया, जो ब्रूक्स फार्मा की है उसे अलग में रख दिया, जो जीएसके की है उसे अलग में रख दिया, जो हिल्टन की है उसे अलग में रख दिया, जो फार्मीवो की है उसे मैंने अलग में रख दिया। अब आपने किसकी बेस पे अरेंज किया है, कंपनी वाइज अरेंज किया है। तो अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है, कंपनी। तो जिस बेस पे आप क्लासीफाई करते हो वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, यहाँ पे एटॉमिक वेट्स है, उसने एटॉमिक वेट्स की बेस पे उसने अरेंज किया था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, कि किस बेस पे आप उसे अरेंज कर रहे हो। बात समझ आ गई। अब अगर कोई पूछे तो खैर बता देना, नाक नहीं कटवाना। आगे चलते हैं। मूसले क्लासिफिकेशन। मूसले स्टूडेंट ही था मैनलीफ का।
इसकी क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीफ ने किसकी बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस के लिहाज से। इसने किसकी बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से। अभी हम देखेंगे एटॉमिक मासेस और नंबर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। पहले हम सेल एंड फीचर्स को देख लें। सेल एंड फीचर्स क्या होते हैं, सेल एंड फीचर्स का मतलब होता है उस टेबल के अंदर या उस पर्टिकुलर जो भी चीज है उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सेल एंड फीचर्स क्या है, देखो पीरियड्स क्या होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड्स क्या होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा हुआ है। उसमें जो आपको एक्स एक्सिस पे लाइनें नजर आ रही है ना, उसे हम किसका नाम देते हैं, पीरियड्स। तो ये है क्या, हॉरिजॉन्टल रॉज है जो कि शुरू कहां से हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसे हम किसका नाम दे रहे हैं, पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल रॉज, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे होती है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो द हॉरिजॉन्टल रॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इसी तरह से ग्रुप्स क्या होंगे, क्योंकि ग्रुप्स ऐसे होते हैं, लेंथ वाइज होते हैं, तो अब आप इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल का। सो द वर्टिकल कॉलम्स अब शुरू कहां से होते हैं, ऊपर से। तो आप क्या लिखेंगे, द वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक्स एक्सिस पे लाइनें हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक्स एक्सिस पे लाइनें हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वाई एक्सिस पे लाइंस हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, उन लाइंस को हम किसका नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। अब आ जाइए वैकेंट स्पेसेस पे। वैकेंट स्पेसेस क्या है, वैकेंट स्पेसेस अगर मैं आपको समझाऊं तो वैकेंट स्पेसेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन चलो खैर अभी तो हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं। भाई ड्राइंग पे मत जाइएगा आप। ये एक सिंपल सा एक प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला अगर मैं यहाँ ए रख रहा हूँ, इसी तरह से यहाँ बी रख रहा हूँ, यहाँ सी रख रहा हूँ, यहाँ पे डी रख रहा हूँ। अब यहाँ आना चाहिए था ई, लेकिन ई अभी डिस्कवर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पे एफ रख दिया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने यहाँ पे एफ नहीं रखा। उसने बोला कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, और उसने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी और वो आगे बढ़ गया, उसने एफ को यहाँ रख दिया। इसी तरह से उसने जी को यहाँ रखा और उसने बोला कि एक नया एलिमेंट आएगा जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, उसे आपने यहाँ रखना है। तो ये वैकेंट स्पेसेस थी। तो एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया, लेकिन जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। वैकेंट स्पेसेस का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस। तो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसने उसके लिए खाली जगहें छोड़ दी। अब इस खाली जगहों से फायदा क्या है, देखो अगले आने वाले साइंटिस्ट को एक क्लू मिल गया कि अभी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी डिस्कवर होना है, ठीक है, और वो इससे मिलता जुलता होगा। तो इसकी वैकेंट स्पेसेस से आने वाले साइंटिस्ट को क्लू मिले। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वैकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स विच हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। उन एलिमेंट्स के लिए इसने खाली जगहें छोड़ी थी जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इस वैकेंट स्पेसेस को मैं एडवांटेजेस के अंदर मजीद डिस्कस करूंगा। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन तो आपको पता है हम किसे कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अरेंजमेंट किसकी बेस पे की थी। तो क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन इसका क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया था, यही इसका पीरियोडिक फंक्शन है। मेरे ख्याल से सेल एंड फ्यूचर्स में कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसान थे। अब आ जाइए एडवांटेजेस पे। अच्छा जी, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, देखो पहली एडवांटेज तो यही है कि इसने खाली जगहें छोड़ी थी जिसकी वजह से आने वाले साइंटिस्ट को क्या मिल गया था, क्लू मिल गया था। तो शुरू का पॉइंट तो सेम है, द वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट व्हिच हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। उसने खाली जगहें छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। एंड ऑल्सो प्रपोज दियर नेम्स, और उसने बोला कि जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम ये होंगे। उसने बोला कि एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका नाम होगा एका बोरॉन, एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम, और एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका नाम होगा एका सिलिकॉन। और आपको एका क्यों लगाया है, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी मैंने यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया, ठीक है, ये नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, ये चीज आपके आगे एमकेट में काम आएगी अगर आप याद रख लोगे अभी से ही तो। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। देखो इक्का बोरॉन का मतलब क्या है, से आप नोट कर लीजिएगा। इक्का बोरॉन का मतलब है सेम एज बोरॉन। बोरॉन नहीं है, बोरॉन की तरह कोई एलिमेंट है। बोरॉन तो उसका उस वक्त ही डिस्कवर हो चुका था। तो उसने ये नहीं बोला था कि उसने ये नहीं कहा था कि बोरॉन डिस्कवर होगा, उसने बोला था एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका नाम बोरॉन होगा। बात समझ आई। एका बोरॉन का मतलब है
कि एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होंगी, बोरॉन की तरह। अब आगे जाके हमने एका बोरॉन का नाम क्या रखा था, जब एका बोरॉन डिस्कवर हो गया था तो एका बोरॉन का हमने जो नाम रखा था वो क्या रखा था, स्कैंडियम। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इका बोरॉन का मतलब है आने वाला नया एलिमेंट बोरॉन की तरह होगा। इका का मतलब सेम एज, ठीक है। तो आगे बोरॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम एज बोरॉन। और जब हमने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया तो उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट बोरॉन की तरह थी और हमने उसका नाम क्या रखा, स्कैंडियम। इसी तरह से आगे देखिए, इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या होगा, सेम एज एल्यूमिनियम। जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा वो बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह होगा। और जब डिस्कवर होने के बाद हमने उसका नाम क्या रखा था, गैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम तो उसी वक्त डिस्कवर हो गया था। उसने कहा था कि एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की तरह एल्यूमिनियम की तरह होंगी, ठीक है। डिस्कवरी के बाद हमने उसका नाम गैलियम रखा था। इसी तरह से एक और एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन की तरह होगा। एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की तरह मिलती जुलती होंगी और उसका नाम हमने क्या रखा था, जर्मेनियम। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो एका बोरॉन का मतलब सेम एज बोरॉन, एका एल्यूमिनियम का मतलब सेम एज एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन का मतलब सेम एज सिलिकॉन। तो इस इका का मतलब है सेम एज, सेम टू दिस। इका बोरॉन का नाम हमने क्या रखा था, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम का नाम हमने क्या रखा था, गैलियम। और इका सिलिकॉन का नाम हमने क्या रखा था, जर्मेनियम। मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। और देखो यही बातें आपको दूसरों से अलग करेंगी मार्केट के अंदर, बाकी आपकी मर्जी है। खैर, सिस्टमैटिक स्टडी, जाहिर है आपको पता है कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसने कहा कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसे उसने सेम रख दिया, एक जगह पे रख दिया, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसे उसने कहा रखा, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, जिसकी वजह से हमारी स्टडी में आसानी हुई। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, याद करिए। जब स्लाइड मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने यही बताया था कि हम किसी भी चीज को इजीली फाइंड कर सकते हैं और हम उस चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं, स्टडी उसकी आसान हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सेम पॉइंट है। क्या कह रहा है, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन सेम ग्रुप, जो एक जैसे एलिमेंट थे उसे उसने एक साथ रखा। डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, जो अलग थे उसे उसने अलग रख दिया। विच हेल्प इन अवर सिस्टमेटिक स्टडी। तो अब हमें खुद अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसने ये काम आपको करके दे दिया है। तीसरा पॉइंट क्या है, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे केस है बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले समझा जाता था 13.5। जिस साइंटिस्ट ने बेरिलियम को डिस्कवर किया था उसने कहा था कि बेरिलियम का मास कितना होता है, 13.5, ठीक है। लेकिन जब मैनलीफ ने इसे कैलकुलेट किया, मैनलीफ ने बेरिलियम को डिस्कवर नहीं किया, बार बार बता रहा हूँ, मैनलीफ ने जब बेरिलियम का मास निकाला तो बेरिलियम का मास कितना आया, 9.4। तो यहाँ पे मैनलीफ ने चैलेंज किया था उस साइंटिस्ट को जिस साइंटिस्ट ने बेरिलियम का मास निकाला था, और जब बाकी साइंटिस्ट ने भी चेक किया तो कितना आया, 9.4। इसका मतलब मैनलीफ का काम बिल्कुल सही था। तो ये वो यही कह रहे हैं, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस, ही करेक्टेड मेनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस सच एज बेरिलियम ऑफ 9.4 which was considered as 13.5। बेरिलियम का मास पहले 13.5 समझा जाता था, लेकिन जब मैनलीफ ने इसे कैलकुलेट किया तो 9.4 आया। फिर हमने मजीद इसे कैलकुलेट करके देखा तो भी आंसर 9.5 आया था, तो हमने मैनलीफ को करेक्ट कर दिया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के, एक एक करके से चेक कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है आपके पास, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा देखें, अगर हम मैनलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। तो सिंपल सा आप एक पॉइंट लिखेंगे, नो प्रॉपर प्लेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। अब अगर आपको पता हो कि मैनलीफ की क्लासिफिकेशन का पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो मैनलीफ ने किस बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया था। लॉ में हमने पढ़ा था ना कि मैनलीफ की क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करी थी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करी थी। अब अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लें, पहला क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ये ए जो है वो एटॉमिक मास का सिंबल है। इसी तरह से ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 2। और ट्रीटियम का एटॉमिक मास कितना है, 3। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज कर रहे हो तो प्रोटियम को आपको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोटियम का मास 1 है। ड्यूटेरियम का मास 1 नहीं होता, 2 होता है, इसलिए उसे आपको अलग रखना पड़ेगा। और ट्रीटियम को भी आपको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटियम का मास कितना है, 3 है। तो क्योंकि तीनों आइसोटोप्स के मासेस अलग हैं इसलिए तीनों को आपको अलग अलग करके रखना पड़ेगा, जो कि मैनलीफ ने नहीं किया था। तो एक डिसएडवांटेज मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल का ये है कि इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई पोजीशन नहीं थी आइसोटोप्स की। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स। देखें, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स की एग्जांपल्स क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
और कॉइनेज मेटल्स की एग्जांपल्स क्या है? कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं? जिनसे हम करेंसी के कॉइन्स बनाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ये एयू गोल्ड का सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास ये जो एयू है, ये एयू सिंबल है गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड का साइंटिफिक नेम ऑरम होता है, इसलिए हम इसे एयू से शो करते हैं। खैर वो आपको याद नहीं रखना, बस आप ये याद रख लीजिए कि एयू गोल्ड का सिंबल है। इसी तरह से एजी, एजी आपके पास सिल्वर का सिंबल है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, आगे कहीं ना कहीं यूज तो होगा। इसी तरह से कॉपर किसका, सीयू किसका सिंबल है? कॉपर का है। इन तीनों के ही सिक्के बनते हैं, कॉपर का सिक्का भी आता है, सिल्वर का सिक्का भी आता है, गोल्ड का सिक्का भी आता है। तो जिन मेटल्स के हम सिक्के बनाते हैं उसे हम किसका नाम दे देते हैं? कॉइनेज मेटल्स। ठीक है। और जो एलिमेंट्स हमें, जो मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, उसे हम किसका नाम दे देते हैं? अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स को मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये भी अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं अल्कली, तो अल्कली क्या है? अल्कली एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है। इस अरेबिक वर्ड के मतलब क्या है? इस अरेबिक वर्ड के मतलब है प्लांट एशिस। ठीक है। तो जब आप प्लांट को बर्न करते हैं, जब आप बर्निंग करते हैं प्लांट की, बर्निंग ऑफ प्लांट जब आप करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? एशिस। ठीक है। आपके पास एक राख होती है, उस राख के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। तो वो एलिमेंट जो कि हमें बर्निंग ऑफ प्लांट से मिलते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, वो मेटल्स जिनके हम सिक्के बनाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे कॉपर हो गया। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि आपके पास प्लांट को बर्न करने से मिलते हैं। ठीक है। उन्हें हम किसका नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखिए, अल्कली मेटल्स अलग है, कॉइनेज मेटल्स अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं आपसे प्रॉपर्टीज की बात करूँ ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट, अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। चलो खैर, अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्वानिज मेटल्स हार्ड होते हैं। अगर आपने कॉपर को देखा हो या गोल्ड को देखा हो, तो गोल्ड हार्ड होता है ना। गोल्ड कभी भी चॉकलेट नाइफ से नहीं कटेगा, सिल्वर कभी भी चॉकलेट नाइफ या बटर नाइफ से नहीं कटता। जबकि सोडियम को आप काट लीजिए, सोडियम बटर नाइफ से कट जाते हैं। तो अल्कली मेटल्स सॉफ्ट हैं। ठीक है। क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बटर या फिर चॉकलेट नाइफ से कट हो जाते हैं। और इनकी वैलेंसी क्या होती है? इनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। इसका मतलब अगर सोडियम पे +1 चार्ज है, तो सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज होगा, कभी इसकी वैलेंसी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से पोटेशियम पे +1 चार्ज है, हमेशा पोटेशियम पे +1 ही रहेगा, कभी +2, कभी -1 नहीं होगा। जबकि अगर हम कॉइनेज मेटल्स की बात करें, तो कॉइनेज मेटल्स हार्ड होते हैं। सिल्वर आपको पता है हार्ड मटेरियल है, ब्लाइंड नाइफ से कट नहीं होगा। और वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब कभी कॉपर पे +1 चार्ज है, तो कभी कॉपर पे +2 चार्ज होगा। ठीक है। तो देख लें, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो इसे हमें कहाँ रखना चाहिए था? अलग अलग। लेकिन मेंडलीफ ने इसे कहाँ रखा? एक साथ रखा। मैं पॉइंट को समराइज कर देता हूँ। अल्कली मेटल्स अलग होते हैं, कॉइनेज मेटल्स अलग होते हैं। जब ये अलग अलग चीजें हैं, तो हमें इसे अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया, मेंडलीफ ने इसे एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज था। बस इतनी सी बात थी। खैर, उसके बाद अगले डिसएडवांटेज पे आ जाइए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये तो हमने पढ़ा भी था हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी मिलता है, हेलोजन से भी मिलता है, कार्बन फैमिली से भी मिलता है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई है। तो मेंडलीफ के 3 डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है। अभी आपने पढ़े, एक आपके पास क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। फिर आपने क्या पढ़ा? अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स की सेम पोजीशन, जबकि पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग होती है ये। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई है। इसके बाद आपके पास तीसरा चौथा एडवांटेज क्या है? लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स एक सीरीज है, जो हम एफ ब्लॉक को कहते हैं। अभी आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक की जो सीरीज होती है, उसे हम लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स कहते हैं। फर्स्ट सीरीज को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, सेकंड सीरीज को हम एक्टेनाइट्स कहते हैं। ये आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा कि एफ ब्लॉक की 2 सीरीज होती हैं। ठीक है। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइट्स,
एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। दोबारा बता रहा हूँ, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो सिंपल सा एक पॉइंट है, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा है, वैसे आप सिंपल ये लिख सकते हैं, नो प्रॉपर प्लेस फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जगह नहीं है, यहाँ तक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जगह नहीं है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखें ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अलग से नीचे रख के पड़े हुए हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 7 के अंदर आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, वहां पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की अलग से 2 लाइनें नीचे पड़ी हुई हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। तो ये मैनलीफ का भी डिसएडवांटेज है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिसएडवांटेज है। 5वां डिसएडवांटेज आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, इसने किसकी बेस पे अरेंज की थी क्लासिफिकेशन, एटॉमिक मासेस के लिहाज से। और आपको पता है कि एटॉमिक मास आपको इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन नहीं बताता। अगर मैं आपसे कहता हूँ सोडियम का या कोई भी एक एलिमेंट है वाई, एलिमेंट वाई का एटॉमिक मास है 27। अब इस 27 नंबर से आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता तो कभी भी आप एटम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, 5वां डिसएडवांटेज क्या है कि ये एटम का स्ट्रक्चर नहीं दे पाया था। ठीक है, क्यों नहीं दे पाया था, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करी थी, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करी थी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा किसी का एटॉमिक मास है 27, तो इस 27 से आप नहीं बता सकते कि इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब आप यही नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पे थी, एटॉमिक मास से हमें नहीं पता लगता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम एटम का स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो तो मिल जाएगी, फिर आप उस वीडियो को बार बार चाहें तो पोस्ट करके 1 से 2 दफा देख सकते हैं, फिर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखें। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने पीरियोडिक फंक्शन क्या सेट किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर आपको याद हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से देखें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का मतलब ये है कि अगर जिसका मास है 5, उसे हम पहले लिखेंगे, फिर किसे रखेंगे, 6 वाले को, फिर अगर 7 है तो रख देंगे, नहीं है तो 8 पे जाएंगे, इसी तरह से फिर 9 पे जाएंगे, 10 है तो रख देंगे, नहीं तो 11 को ढूंढेंगे, 11 भी नहीं है 12 को रख देंगे, फिर 13 को रख देंगे, 14 नहीं है तो 15 को रख देंगे। तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसे हम सबसे पहले रखेंगे, और जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है उसे आप बाद में रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले आपने 8 वाला रख दिया, बाद में आपने 6 वाला रख दिया, फिर आपने 5 वाला रख दिया, फिर आप 12 वाला रख रहे हैं, फिर आप 13 वाला रख रहे हैं, फिर आप 15 वाला रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी। ठीक है, आपने कहा क्या था, आपने कहा ये था कि मैं किसकी बेस पे अरेंज कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर रहा हूँ, ऐसा ही है। और आप उसमें असेंडिंग ऑर्डर यूज करें, डिसेंडिंग, आपने उसमें असेंडिंग ऑर्डर यूज की थी। आपने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसे हम पहले रखेंगे, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है फिर उसे, फिर और ज्यादा वाले को, फिर और ज्यादा वाले को, फिर और ज्यादा वाले को। लेकिन अगर आप ये सीरीज आगे पीछे कर देते हैं तो इसका मतलब आपने अरेंजमेंट खराब कर दी। तो जहां पे डिफेक्ट आ रहा है, अब डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, अगर हम डिफेक्ट को देखें तो डिफेक्ट आपके पास कहाँ आ रहा है, देखें यहाँ तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे इतने हिस्से में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, ये हिस्सा बिल्कुल एक्यूरेट है। डिफेक्ट कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन पे, ये देखें यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है। तो इस पेयर को आप नाम देंगे एनोमलस पेयर का। तो जो पेयर रूटीन से हट रहा है उस पेयर, या जो पेयर पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, उस पेयर को आप किसका नाम देते हैं, एनोमलस पेयर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एनोमलस पेयर क्या होता है, एनोमलस पेयर का मतलब है वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अगर कोई पेयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को फॉलो नहीं करता, आप इस पेयर को किसका नाम देंगे, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर आसान अल्फाजों में कह लीजिए डिफेक्टिव पेयर है। अब देखिए, anomalous pair of elements were observed in the Mendeleev periodic table such as potassium। अब देखें पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 29.1। ठीक है, और ऑर्गन का कितना है, 39.94।
अब आपको पता है जिसका एटॉमिक मास कम है उसे हम पहले रखेंगे और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसे हम बाद में रखेंगे। तो पहले हमने किसे रखना चाहिए था, पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम का मास 39.1 है और ऑर्गन का मास 39.94 है। लेकिन इसने किसे रखा, इसने पहले ऑर्गन को रखा फिर पोटेशियम को रखा, तो ये फेलियर आ गया यहाँ पे। जबकि पोटेशियम का मास कम था तो पहले हमने पोटेशियम को रखना चाहिए था, लेकिन इसने पहले ऑर्गन को रखा, तो यहाँ पे एक डिफेक्ट आ गया। इसी तरह से 3 पेयर है, मैंने यहाँ पे एक डिस्कस किया है। अगर आप बुक को पढ़ें थोड़ा सा तो आपको तीनों पेयर्स मिल जाएंगे। एग्जाम में आपको एक लिखना है, चाहे तो आप तीनों पेयर्स पढ़ सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ भी लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर डिसएडवांटेजेस क्या थे, खराबियां क्या थी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने उसे ठीक कैसे किया। एक डिसएडवांटेज हमारे पास क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा था, नो प्रॉपर प्लेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। क्यों जगह नहीं थी, आपको बता दिया था कि प्रोटियम की ए की वैल्यू 1 होती है, ड्यूटेरियम की ए की वैल्यू 2 होती है, ट्रिटियम की ए की वैल्यू 3 होती है। अब आ जाइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। कल ही पढ़ाया है कि मैंडलीव को हमने किसकी बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के लिहाज से। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने किसके लिहाज से अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अब एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z से। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। बात समझ आ रही है। जब मैं एटॉमिक मासेस की बात करता हूं तो प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 होता है। लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर रहे हैं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो तीनों का क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, 1 की कैटेगरी में। तो आपको इसे अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 लिख देंगे तो 1 में प्रोटियम भी आ जाएगा, ड्यूटेरियम भी आ जाएगा और ट्रिटियम भी आ जाएगा। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इस डिफेक्ट को सॉल्व कर दिया। बस किया उसने कुछ भी नहीं, ये समझ लीजिए उसका लक है। उसने एटॉमिक मास हटा के एटॉमिक नंबर लिख दिया और जब एटॉमिक नंबर लिखा तो सारी डिफेक्ट्स खुद ब खुद ठीक होने लग गए। सेकंड आपके पास क्या था, एनोमलस पेयर। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैंडलीफ ने अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मासेस के लिहाज से, जिसकी वजह से पोटेशियम को पहले लिखना चाहिए था और ऑर्गन को बाद में लिखना चाहिए था, यही पढ़ा हमने। लेकिन हमने रखा किसे, हमने पहले ऑर्गन को रखा बाद में पोटेशियम को रखा। ठीक है, मॉडर्न ने क्या किया, मॉडर्न ने भी यही किया, पहले पोटेशियम को ही रखा, पहले ऑर्गन को ही रखा बाद में उसने पोटेशियम को रखा। जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ की अगर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल ने ऑर्गन को पहले रखा था, पोटेशियम को बाद में रखा था। ठीक है, ऑर्गन को पहले रखा था, पोटेशियम को बाद में रखा था। जबकि रखना पहले पोटेशियम को चाहिए था बाद में ऑर्गन को, क्योंकि देखें पोटेशियम का मास 39.1 है जबकि ऑर्गन का मास कितना है 39.94। ठीक है, किया तो मैंडलीफ ने भी बिल्कुल ऐसे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। उसने भी पहले ऑर्गन को रखा फिर पोटेशियम को रखा, लेकिन उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसने किसकी बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था। और अगर मैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देखूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो जाहिर है अब तो उसे कोई जवाब ही नहीं देना, ऑर्गन ही पहले आएगा, उसने रखा भी ऑर्गन को ही था। तो सिर्फ उसने पीरियोडिक फंक्शन को चेंज किया तो सब चीजें खुद ब खुद चेंज होने शुरू हो गई। ये वाला पॉइंट अगर नहीं समझ आए तो क्लास के आखिर में मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मैंने सिंपल ये बताया कि पोटेशियम का मास कम होता है लेकिन ऑर्गन का मास ज्यादा होता है। फिर मैंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया, पोटेशियम का मास तो ज्यादा था, पोटेशियम का मास तो कम था लेकिन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा था। ऑर्गन का मास ज्यादा है लेकिन एटॉमिक नंबर कम है। तो जब उसने ऑर्गन को एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा तो एटॉमिक नंबर इसका 18 है और उसने उसके बाद पोटेशियम को रखा जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 19 है, तो उससे कोई सवाल नहीं हुआ क्योंकि 18 वाला नंबर छोटा होता है तो ऑर्गन को आराम से पहले रख सकता था। इसी तरह से पोटेशियम 19 नंबर पे 18 से बड़ा है तो उसने उसके बाद रख दिया, इसलिए यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। काम दोनों ने एक जैसा किया है, बस उसने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया तो उसे सवाल के जवाब देने पड़े। इसने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो इसके लिए कोई सवाल नहीं बना।
उसके बाद आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। हमने क्या पढ़ा था, मेनली पीरियोडिक टेबल ने एटम का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के लिहाज से, और आपको पता है एटॉमिक मासेस को देख के हम नहीं बता सकते कि किसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब अभी हमने पढ़ा ना। हम नहीं बता सकते किसी का एटॉमिक नंबर देख, एटॉमिक मास देख के कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता आपको, तो फिर आप उस एटम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, ये तो आपको पता ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज नहीं किया था, उसने किसके लिहाज से अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ए मींस एटॉमिक मास डज नॉट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। एटॉमिक मास आपको इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन नहीं बताता, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन नहीं पता है तो फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता तो आप शेल नहीं बना सकते, ठीक है। बट Z टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर आपको इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बता देता है। क्राइटेरिया क्या है देख लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ Z इज 11, अगर Z की वैल्यू 11 है, मींस किसी बॉडी का एटॉमिक नंबर 11 है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 11। बात समझ आई? वो आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का एटॉमिक नंबर 24 है तो उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 24 ही होंगे। तो जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है उतना ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं एक डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी बात पता लग गई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा कि Z की वैल्यू 11 है तो आपको फौरन पता लग गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। अब इस 11 से हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए ये मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस पे हमें काम नहीं करना होता, इसलिए हम एक गोल से दायरा बना के, गोल से सर्कल बना के उसके अंदर न्यूक्लियस लिख देते हैं बस, या पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। अब देखिए पहला शेल लगेगा। पहले शेल में हमेशा याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड वन। 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। अभी मैंने आपको बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, या सोडियम को छोड़ दीजिए, किसी भी बॉडी का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 ही होंगे। इस 11 में से 2 आपने फिल कर दिए, कितने रह गए, 9। अब कौन सा शेल लगेगा, सेकंड, ठीक है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अभी आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, टोटल 10, ठीक है। लेकिन भरने कितने थे, 11। इसका मतलब एक और शेल लगेगा और उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक। बात समझ आई? तो अगर मुझे एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास से मैं नहीं बता सकता कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता तो भाई मैं शेल कैसे बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, हाँ, अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। अगर किसी के एटॉमिक नंबर 35 है तो उसके अंदर 35 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 45 है तो उसके अंदर 45 ही प्रोटॉन्स होंगे। टेक्स सर आपकी आवाज कट रही है, मानिए कहाँ से कटी है आवाज, अभी अब आ रही है, देखो। वानी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, ठीक है। सिंपल, आपने क्या किया है, अब मैंने पता नहीं कहाँ तक बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमें जब नंबर ऑफ हमें जब एटॉमिक नंबर पता लग गया तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो मैंने शेल्स के अंदर उसे भरना शुरू कर दिया। हमेशा जब भी आप शेल्स बनाएंगे तो पहले शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। अगले शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 8। पहले में 2 रखे, दूसरे में 8 रखे, कितने हो गए, 10। और फिर तीसरे के लिए कितने बचे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ देखें एटम का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ शेल्स बना सकते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है,
ठीक है, लेकिन मैनलीफ ये काम नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि उसने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था, और एटॉमिक मास से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए लॉदरमियर क्लासिफिकेशन पे। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया और बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने। खैर, लॉदरमियर क्लासिफिकेशन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ की फॉर्म है क्लासिफिकेशन की। ये आपसे क्या कहती है? वो कह रहा है कि लॉदरमियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ग्राफिकली। उसने, लॉदरमियर ने क्या किया? एलिमेंट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में जस्ट सिर्फ 2 लाइनें हैं, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। अब ये लॉ आपसे कहता क्या है? ये लॉ आपसे कह रहा है एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। वो आपसे कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ग्राफ में भी आपको सेम जगह पे नजर आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो आपसे कह रहा है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनकी पोजीशन भी ग्राफ के अंदर सेम होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ग्राफ के अंदर। देखिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ पेंटिंग। ये देखें, ये क्या है? पीक है। ये आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है ना इस इंटरवल के अंदर। इसी तरह से ये देखें, ये सबसे ऊपर नजर आ रहा है, ये देखें, ये सबसे ऊपर नजर आ रहा है, ये सबसे ऊपर नजर आ रहा है। ये पोजीशंस क्या कहलाएंगी? ये सारी पोजीशंस क्या कहलाती हैं? ये सब पोजीशंस क्या कहलाएंगी? पीक पोजीशंस। क्योंकि देखें सबसे टॉप मोस्ट में, इन्हें हम नाम देंगे पीक पोजीशंस का। अब देखें यहाँ पे जो भी पोजीशंस आपको सेम नजर आ रही हैं, उन पे जो जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ग्राफ आपको ये बात बताना चाह रहा है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है 4 चीजों को: सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सब की पोजीशन देखो सेम है, सारे पीक पे आ रहे हैं। ये भी अपने ग्राफ में सबसे ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। बात समझ आ रहे हैं? जितनी दफा भी लहरें आ रही हैं, तो उन लहरों में सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स थे उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इस वजह से इनकी पोजीशन सबसे टॉप पर है, तो इसलिए मैंने इनको कह दिया पीक पोजीशंस। अब क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। बस ये बात बताई थी लॉदरमियर ने। तो यहाँ पे किस किस की पोजीशन सेम है? सीजियम की, रुबिडियम की, पोटेशियम की और सोडियम की। इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। बस, और इस ग्राफ में कुछ नहीं है। आपको एक बात ये याद रखनी है कि एक जगह पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया था और एक जगह पे एटॉमिक मास लिया था। ठीक है, और इसने कहा क्या था? जिनकी पोजीशन सेम है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब एग्जांपल किसकी दे रहा है? अल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो सीरीज अभी मैंने आपको पढ़ाई। ऑक्युपाइज द पीक पोजीशन इन द कर्व, हेंस दे पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है कि क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है कर्व के अंदर, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यहाँ पे हमारी टोटल टाइप क्लासिफिकेशन की कंप्लीट हो गई है। अब फेलियर पे आ जाते हैं। थोड़ा सा फेलियर भी है। वो आपसे क्या कह रहा है? दिस प्रिडिक्ट टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद मैनली प्रिडिक्ट टेबल विद रिमार्केबल प्रिडिक्शन ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। वो आपसे कह रहा है कि लॉदरमियर का जो पीरियोडिक टेबल था, ये जो उसने ग्राफ बनाया था, ये कंप्लीट नहीं है। इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है, इसने कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया था, जबकि मैनली प्रिडिक्ट टेबल ने सारे एलिमेंट्स को कवर किया था। तो वो यही कह रहा है कि दिस प्रिडिक्ट टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद मैनली प्रिडिक्ट टेबल। मैनली प्रिडिक्ट टेबल को देखते हुए लॉदरमियर का प्रिडिक्ट टेबल क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, कह रहा है कि विद रिमार्केबल प्रिडिक्शन ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। साथ साथ उसने आपको ये भी बताया था कि कौन से एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं। मतलब जब तक मैनली ने काम किया था तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और जो नए होने वाले थे वो भी मैनलीफ ने बता दिए थे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? देखो, अगर आप डुब्राइनर्स की बात करो, न्यूलैंड्स की बात करें, मैनलीफ की बात करें, या लॉदरस्मेयर या मॉडर्न की बात करें, तो आपको पता है सबका पीरियोडिक फंक्शन एक था। जैसे न्यूलैंड का पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक मास। मैनलीफ का पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक मास। मॉडर्न का पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक नंबर। तो पहली बात तो ये है कि जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं, सबने किसकी बेस पे क्लासिफाई किया है? एक पीरियोडिक फंक्शन की बेस पे। लेकिन यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन है। कितने पीरियोडिक फंक्शन है? एटलीस्ट 2 हैं। एक एटॉमिक मास मींस एटॉमिक वेट,
और दूसरा आपके पास क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम। आपने देखा था वाई एक्सिस पे उसने वॉल्यूम को रखा था और एक्स एक्सिस पे उसने एटॉमिक वेट्स को रखा था। तो एक डिसएडवांटेज तो यही हो गया मेरे बच्चे। दिस क्लासिफिकेशन वाज सपोर्टेड बाय द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है इसकी क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए थी, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। एक और इसकी ग्राफ की मॉडर्न फॉर्म आई थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर को डिस्कस किया था, जो कि और मुश्किल है, रिलेटेड विद एटॉमिक वेट्स। अब वो कह रहा है कि इस बात की आपस में कोई लॉजिक नहीं है कि कोई अपने अंदर से करंट पास करता है, किसी का वॉल्यूम कितना है, किसी का मास कितना है, इसको हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि इसने अगर रिलेट करा भी तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बताई। फेलियर को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो आपसे कह रहे हैं कि मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो नहीं थे, वो भी मैनलीफ ने बता दिए थे कि ये डिस्कवर होने वाले हैं, जबकि लॉदरमेयर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। सेकंड आपके पास क्या है कि लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन को या इसके ग्राफ को सपोर्ट करने के लिए हमें एक से ज्यादा चीजें चाहिए, जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम आ जाता है, एटॉमिक वेट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है। तो आपको कम से कम दो चीजें चाहिए। और तो इसने दो चीजों को आपस में रिलेट किया और उसने कोई लॉजिक नहीं बताई कि मैं इसे किस बेस पे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा।